अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। रानी तैयार हो गई। उसके साथ रिमशा ने भी खूबसूरत लिबास ज़ेबे तन कर लिया। वो उसकी नौकरानी लगती ही नहीं थी। रानी बहुत खुश थी। नसार रानी से बड़ा था, उसे भी गांव देखने का इश्तियाक था, इसलिए वो फौरन जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही नसार अपने कमरे से बाहर निकला, रिमशा ने उसके पाँव की तरफ देखा और नसार का चलते हुए यकदम पाँव मुड़ा और तकलीफ से आह करते हुए उसी जगह बैठ गया। सब उसकी तरफ दौड़े। पाँव में मोच आ गई थी, उससे चलना फिरना दूभर था। उसे डॉक्टर की तरफ ले जाना ज़रूरी हो गया। फिक्र की कोई बात नहीं है, मोच आ गई है, आप लोग जाओ, इसे हम अपने साथ लेकर आएंगे, मुराद अहमद ने कहा। हम रुकते हैं, आप उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं, अजहर खान ने कहा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुराद अहमद ने कहा। इस तरह रानी और रिमशा कार की पिछली सीट पर विराजमान हो गईं और कार उनकी गली से निकल गई। इधर वो लोग रानी को लेकर रुखसत हुए और उधर मुराद अहमद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि उसने क्यों रानी को उनके साथ जाने की इजाज़त दे दी। वो रानी को बहाने से टाल देता तो अच्छा था। कुछ ऐसा ही ख्याल रानी की माँ का भी था। वो भी सोच रही थी कि उसने रानी के बाप की बात सुनकर खामोशी क्यों इख्तियार कर ली। उसे चाहिए था कि वो रानी को ना जाने देती, उसे रोकने की कोशिश करती, एहतिजाज करती। दोनों मियाँ बीवी के दिलों में उदासी छा गई और एक जैसे ख्यालात पैदा हो गए। रानी बहुत खुश थी, उसका दिल मुसर्रत से लबरेज था। जैसे ही वो जगन की दुकान के आगे से गुजरे, जगन की निगाह पहले रानी पर और फिर रिमशा पर पड़ी तो वह चौंक कर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके मुंह से निकला, ओह मेरे खुदा। रिमशा की नज़र भी जगन पर पड़ गई। एक नज़र में देखते ही उसकी आंखों के स्याह डेले यकदम सफ़ेद होकर गायब हुए और उनकी जगह सुर्ख अंगारों ने ली और फिर एक लम्हे में डेले फिर से स्याह हो गए और उसने दिल ही दिल में कहा, तुझे भी देख लूँगी। सूरज गरूब हो रहा था, शाम के साए गहरे हो रहे थे, एक और दिन का इख्तिताम हो रहा था। अजहर खान कार चलाते हुए कई बार बीक मुड़ मुड़ से रानी को देख रहा था। रानी उसकी पुश्त में बैठे हुए उस शीशे से अजहर खान की आंखें दिखाई दे रही थीं। वो भी मुतअद्दिद बार उसकी आंखों को देखकर खफीफ तबस्सुम की लकीर अपने होंठों पर बखेर चुकी थी। सफ़र रवां दवा था। कार जीटी रोड पर हवा के साथ दौड़ रही थी। कभी कभार मिर्ज़ा फाजली कोई बात करके खामोशी का गला घोंट देता, वरना खामोशी ही छाई हुई थी। उनकी कार उस पुर इसरार और खस्ता हाल मकान से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर थी कि अचानक रिमशा को अजीब सा महसूस होने लगा। उसे लगता था जैसे उसका जिस्म फटने लगा है, आंखें उबलकर बाहर निकलने लगी हैं, ज़ुबान अभी मुंह से निकलकर बाहर लटक जाएगी और उसका खूबसूरत चेहरा बिगड़कर अपनी असली हालत में आ जाएगा। एक अजीब सी बेचैनी और अज़तराब अयां होता था और वो दूसरी तरफ मुंह करके खिड़की से देखने लगती, जैसे वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही हो। उसका दिल चाहने लगता कि वो अभी कार की छत फाड़ कर उड़ती हुई बाहर निकले और उनसे दूर भाग जाए। वो पुर इसरार मकान दूर से एक हयोले की तरह दिखाई देने लगा। उस जगह की तरफ देखते हुए रानी को खौफ महसूस होने लगा। उसकी आंखों के सामने वही मनाजर दिखाई देने लगे जब वो फहद के साथ उस मकान के अंदर जाने लगी थी। वो इस तरफ देखना ही नहीं चाहती थी। अजहर खान बड़ी मुस्तअदी से
कार चला रहा था। कार की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। अचानक अदर खान ने कार की तेज़ हेडलाइट की रोशनी में देखा कि एक छोटा बकरी का बच्चा बाएं जानब से निकलकर सड़क पर उस कार के सामने रुक गया है। अजहर खान ने देखा और दूर ही से कार का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बकरी का बच्चा अपनी जगह पर जूं का तूं खड़ा रहा। बार बार हॉर्न देने से भी वो टस से मिस ना हुआ। मिर्ज़ा फाजली और रानी की निगाहें भी उस पर मरकूज थीं। इसी असना में रिमशा ने उसकी तरफ देखा। कार और बकरी के बच्चे में फासला बहुत कम रह गया था। अजहर खान के पास एक ही रास्ता था कि वो कार घुमाकर कच्चे पर उतार लेता, क्योंकि इतनी रफ्तार में कार को यकदम ब्रेक लगाकर रोक देना किसी भी हादसे से दो चार कर सकता था। उसने कार इस ख्याल से आहिस्ता नहीं की कि बकरी का बच्चा हॉर्न की आवाज़ सुनकर एक तरफ हट जाएगा। इससे पहले कि अजहर खान कार स्टीयरिंग घुमाता, रिमशा चीखी, कुचल दो इसे, कार इस तरफ मत घुमाओ, वो मेरी तरफ भाग कर आ रहे हैं, मुझे पकड़ना चाहते हैं, वो यहाँ से निकलो। रिमशा की आवाज़ सब ने सुनी और सब ने हैरत का इजहार किया। उसकी बात को कोई भी समझ नहीं सका। सब अबहाम का शिकार थे और अजहर खान के लिए कोई चारा नहीं था। वो कोई और फैसला करने की पोजीशन में नहीं था। अजहर खान ने कार घुमा दी और कार तेज़ी से कच्चे पर उतर गई। कार रफ्तार में थी। कच्चे में उतरते ही वो तेज़ी से बेकाबू होकर उस मकान की तरफ बढ़ने लगी। गढ़ों और झाड़ियों पर जाती हुई कार बुरी तरह से हचकोले खा रही थी। अजहर खान कार रोकना चाहता था, लेकिन लगता था जैसे कार कोई धकेलता हुआ उस मकान की तरफ ले जा रहा है। अजहर खान ने बेमुश्किल कार रोकी। कार और उस मकान में 400 फट का फासला रह गया। अजहर खान कार से बाहर निकला और उस जानब देखा जहां वो बकरी का बच्चा खड़ा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अंधेरे में वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। दाएं बाएं से इक्का दुक्का गाड़ी गुजरती तो सड़क पर रोशनी हो जाती। रानी खौफजदा निगाहों से कभी उस मकान की तरफ और कभी अजहर खान की तरफ देख रही थी। मिर्ज़ा फाजली तो अपनी जगह दुबका बैठा था, जबकि उन सब की निगाहों से बची हुई रिमशा अपनी जगह पर झुकी हुई थी। उसे देखकर कोई भी ये सोच सकता था कि रिमशा ने ऐसा खौफ से या घबरा कर किया है, वो डर गई है और बाहर क्या हुआ है, क्या हो रहा है, वो देखना ही नहीं चाहती, लेकिन ऐसा नहीं था। रिमशा किसी अनदेखी ताकत की गिरफ्त में थी। उसने रिमशा को दबोचा हुआ था। वो बुरी तरह से दबी हुई थी। रिमशा अपने आप को उस पुरइसरार ताकत से छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उससे ज़्यादा ताकतवर था। रिमशा महज जोर लगा रही थी, लेकिन उसका सारा जिस्म कोई भी हरकत करने के लिए माजूर था। यूँ लगता था जैसे उसका सारा जिस्म मफलूज हो गया है, वो अब हरकत नहीं करेगा। वो बकरी का बच्चा कहाँ गया? अजहर खान मतलाशी निगाहों से देखते हुए बोला। मिर्ज़ा फाजली भी कार से बाहर निकल आया और उस समत देखने लगा। रानी भी उनको देखती हुई कार से बाहर निकल आई। तीनों उस जानब देख रहे थे। अचानक कार हिलने लगी। तीनों ने बीक वक्त कार की तरफ मुतहय्यर निगाहों से देखा और घबराकर पीछे हट गए। कार तेज़ तेज़ हिलने लगी, जैसे उस कार को कोई ताकतवर 3-4 इंसान पकड़कर जोर जोर से हिला रहे हों। रिमशा कार के अंदर थी और अपने आप को अनदेखी ताकत से छुड़ाने के लिए अपने जिस्म को जोर जोर से झटक रही थी। उसके मुंह से जोर लगाने की आवाज़ें वीराने में सुनाई दे रही थीं। वो तीनों उसे देख रहे थे। वो हैरान थे कि रिमशा को क्या हो गया है। रानी खौफ से अजहर खान के पीछे खड़ी हो गई। उसकी निगाहें हिलती हुई कार को देख रही थीं। यकदम एक धमाका हुआ और कार की छत कागज़ की तरह फट गई। रिमशा अंदर से यूं बाहर निकली जैसे तोप से गोला निकलता है, और वो उड़ती हुई उस जगह से 8-10 फुट दूर झाड़ियों में जा गिरी। रानी की चीखें निकल गई। अजहर खान ने उसे पकड़ लिया। उसके साथ ही कार उस जगह से उछली और ऐन उस जगह जा गिरी जहां अभी कुछ देर कबल रिमशा गिरी थी।
ऐसे लगता था जैसे कार को किसी ने उठाकर रिमशा पर दे मारा हो। रिमशा अगर पूरी कुव्वत से उस जगह से हट ना गई होती तो जाने उसका क्या हाल होता। अजहर खान की कार यूं पिचक गई जैसे उसके ऊपर से कोई भारी चीज़ गुजर गई हो, जैसे उसे बलडोज़र के नीचे से गुजार दिया हो। भागो, अजहर खान चीखा और वो रानी का हाथ पकड़कर वहाँ से सड़क की तरफ भागा। मिर्ज़ा फाजली उनके पीछे था। भागते भागते अजहर खान ने मोबाइल फ़ोन से नंबर डायल किया और अपने मुहाफ़िज़ से बात की जो पीछे अपनी गाड़ी में आ रहे थे। उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, इसलिए वो रुक गए थे। जब अजहर खान का फ़ोन मिला तो वो कुछ ही फासले पर थे, इसलिए उन्हें वहाँ तक आने में देर ना लगी। वो गाड़ी सीधी उनके पास ले गए जो सड़क से कुछ ही फासले पर भागते हुए आ रहे थे। क्या हुआ? गाड़ी से उसके मुहाफ़िज़ बाहर निकले और एक ने पूछा, वहाँ कुछ गड़बड़ है, निकलो यहाँ से। अजहर खान ने कहा। रिमशा, रानी ने चीख कर कहा। उसका रुख पीछे की जानब था। सब ने देखा कि रिमशा तेज़ी से भागती हुई उनकी जानब आ रही है। वो भागती हुई उस जगह से चीखी, गाड़ी में बैठ जाओ, निकलो। गाड़ी में सब नहीं बैठ सकते। अजहर खान, रानी और मिर्ज़ा फाजली बैठ गए। अजहर खान ने कार की डिग्गी खोल दी। दोनों मुहाफ़िज़ उसमें बैठ गए, जबकि एक कार की पिछली सीट पर मिर्ज़ा फाजली के साथ बैठ गया था। अजहर खान ने कार स्टार्ट की। रिमशा तेज़ी से भागती हुई आई और दरवाज़ा खोलकर पीछे घुस गई। अजहर खान ने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। रिमशा ने अपना बायां बाजू देखा, वहाँ से कमीज फटी हुई थी और किसी के तेज़ नाखन के निशान अयां थे जहाँ से खून निकल रहा था। अजहर खान बहुत तेज़ी से कार भगा कर ले जा रहा था। रानी गर्दन घुमाकर रिमशा की तरफ देख रही थी और रिमशा हाँप रही थी। वो जगह जगह से जख्मी थी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया और आंखों में गुस्सा भी था। सब हैरान और सहमे हुए थे कि ये सब क्या हुआ था। रिमशा के दिलो दिमाग में एक नए तगय्युर ने जन्म लिया जिससे रानी बेखबर थी। गांव में पहुंचे तो रात हो चुकी थी। हवेली के अंदर जब गाड़ी अजहर खान ने रोकी तो उसने रानी की तरफ देखते हुए पूछा, आप ठीक हैं ना? जी, रानी ने मुक्त सिर सा जवाब दिया। कोई खौफ, कोई डर तो नहीं? अजहर खान ने पूछा। जी नहीं, अब नहीं है, रानी ने कहा। उसके चेहरे से कोई डर, खौफ अयान नहीं था। मुझे लगता है कि वो जगह ठीक नहीं। बहरहाल सब कुछ भूल जाइए और इस वाक़े का जिक्र इस हवेली में ना कीजिएगा ताकि माहौल अच्छा रहे, अजहर खान ने कहा और फिर रिमशा की तरफ मतवज्जा होकर बोला, मिर्ज़ा फाजली, इसे कमरे में ले जाना और इसे ज़ख्म साफ़ करने का सामान दे देना। जी बेहतर। मिर्ज़ा फाजली रिमशा को लेकर दूसरे रास्ते से हवेली के अंदर चला गया। अजहर खान नहीं चाहता था कि मारिया को इस वाक़े का इल्म हो। मिर्ज़ा फाजली ने एक कमरे में ले जाकर मरहम पट्टी का सामान उसे दिया और ख़ुद कमरे से बाहर निकल आया। रिमशा ने गौर कर मरहम पट्टी के सामान को देखा और दांत पीसकर बिस्तर पर नडाल होकर गिर गई। अजहर खान ने रानी को साथ लिया और मेन दरवाजे की तरफ चल पड़ा। रानी इस खौफ के हिसार से बाहर निकल आई थी। उसका हवास बहाल हो चुके थे। ये दूसरी बार इस मकान के सामने उसके साथ ऐसा हुआ था। उसने पहली बार बाहर से रोशन हवेली को देखा था और जब वो हवेली के अंदर गई तो उसकी खैरा निगाहें घूम कर रह गईं। ऐसी हवेली उसके तसव्वुर और ख्वाब में थी जिसमें उसने अब कदम रखा था। बहुत खूबसूरत है ये हवेली, रानी ने जायज़ा लेते हुए कहा। सामने का दरवाज़ा खुला और मारिया ने अंदर आते ही रानी की तरफ देखा। अजहर फ़ौरन उसके पास जाकर बोला, मारिया, इनसे बोलो, एक बार हमारे इस हवेली में मुराद अहमद साहब आए थे, वही जो ज़मीन ख़रीदने के लिए आए थे और हमारे मेहमान ठहरे। हाँ, मुझे याद आया, मारिया मुस्कुराकर बोली। शहर गया तो उनके घर जाने का इत्तफाक हुआ। ये उनकी बेटी हैं, इनका राम रानी है। उन्हें गांव देखने का शौक़ था, इसलिए हमारे साथ ही आ गईं, अजहर खान ने तारफ़ कराते हुए कहा। मारिया मुस्कुराकर रानी की तरफ बढ़ी और रानी को अपने गले से लगा लिया। रानी हैरान थी कि ये कौन है। मारिया ने कहा, कैसी हो रानी? जी मैं ठीक हूँ।
और रानी ये मारिया है मेरी बीवी, अजहर खान ने तारुफ करवाया। मारिया के बारे में जानते ही रानी को जैसे एक धचका सा लगा। उसने मतानत से एक नज़र अजहर खान की तरफ देखा और फिर मारिया की जानब देखकर मुस्कुराई। मारिया तुम इसे अंदर ले जाओ, अजहर खान ने कहा। मारिया उसे अंदर ले गई। अजहर खान को मारिया के बारे में बताने में कोई आर नहीं था। रानी उसकी रियासत में कदम रख चुकी थी और उसकी रियासत में वही होता था जो वो चाहता था, इसलिए उसे कोई खौफ, कोई अंदेशा नहीं था। अजहर खान अभी उस जगह से जाने के लिए मुड़ा ही था कि मिर्ज़ा फाजली भागने के अंदाज में आया और बोला, जनाब जल्दी कीजिए। क्या हुआ? अजहर खान ने पूछा। साई नौरंग आए हैं, मिर्ज़ा फाजली ने बताया। इस वक्त और अचानक अजहर खान ने हैरत का इजहार किया और उसके साथ चल पड़ा। बाहर एक बड़ी पजारों से नूरंग अपनी भयानक सूरत के साथ बाहर निकल रहा था। अजहर खान तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसके पास जाते ही उसने उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ स्याह और हड्डियों का ढांचा था। मुझे हुक्म करते साईं, मैं आ जाता, अजहर खान ने कहा। हमारा यहाँ आना क्या पसंद नहीं तुझे? नूरंग उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मेरा मतलब था कि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, अजहर खान ने जल्दी से कहा। बात ही ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। मुझे अभी रिमशा के पास ले चलो, नूरंग ने कहा। रिमशा? अजहर खान ने तहय्यर अमीद निगाहों से नूरंग की तरफ देखा। रानी की नौकरानी, नूरंग ने कहा। अजहर खान और मिर्ज़ा फाजली उसे दूसरे रास्ते से उस तरफ ले गए जहां रिमशा थी। नूरंग के साथ एक अजीब सी शक्ल सूरत वाला आदमी भी था। वो मोटा सा था, सर से गंजा और चेहरा काला था। उसे देखकर लगता था जैसे वो कोई पागल सा शख्स है, जिसकी चाल भी अजीब अंदाज की थी। वो नूरंग के पीछे चला जा रहा था। उसके चलने का अंदाज भी अजीब था। रिमशा को जिस कमरे में अभी मिर्ज़ा फाजली छोड़ कर गया था, उस कमरे के सामने जैसे ही वो पहुंचे, नूरंग ने दोनों को उसी जगह रुकने का इशारा किया और उस अजीब सूरत वाले आदमी के साथ कमरे में चला गया। कमरे में एक बेहानक मंजर था। रिमशा की सूरत वाली लड़की वहाँ नहीं थी। उसकी जगह बिस्तर पर एक इंतहाई हैबतनाक शक्ल सूरत वाली कोई मखलूक नीम दराज थी। उसकी टांगें बिस्तर से नीचे लटक रही थीं, धड़ ऊपर था, जुबान लंबी और बाहर निकली हुई थी, आंखों की जगह सफ़ेदी थी। वो हाँप रही थी। जो ही नूरंग अंदर गया, उसने फौरन अपनी सफ़ेद आंखें उसके चेहरे पर मरकूज कर दी। नूरंग उसकी जानब देखकर मुस्कुराया और बोला, जब तू जानती थी कि इस मकान में तेरे दुश्मन रहते हैं तो तूने अपना चेहरा छुपाकर वहां से गुजर जाना क्यों नहीं चाहा? तूने बार बार उस तरफ क्यों देखा? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, उसके मुंह से गुराने वाली आवाज़ निकली। तुमने भी मेरे साथ धोखा किया है, तुम भी मेरे दुश्मन हो। अब मैं तुझे किसी काबिल छोड़ूंगा तो तू कुछ करेगी, नूरंग ने कहा। तुझे मैंने जितना इस्तेमाल करना था कर लिया। तुझ पर भी मैंने अपनी निगरानी रखी थी, इसलिए अब जैसे ही तेरे दिलो दिमाग में ये सोच पैदा हुई कि तू मुझे, रानी को, अजहर खान और मेरे तमाम ख़ास आदमियों को नहीं छोड़ेगी, मुझे कमज़ोर करने की कोशिश करेगी, तुझे मैं काबू करने के लिए आ गया हूँ। तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुझे भी मार दूंगी, रानी का मैं खून चूस लूँगी, उसने सीख पाक होकर कहा और उठने की कोशिश की। तेरी बर्बादी और तबाही का सामान खड़ा कर दूंगा, तूने फिर सरकशी की है, नूरंग ने कहा और उसकी गर्दन अपने हाथ में पकड़ ली। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और फिर यकदम वो गायब हो गई। और दूसरे ही लम्हे जब वो दोबारा दिखाई दी तो नूरंग के हाथ में एक स्याह बिल्ली की गर्दन थी। नूरंग हंसा, अब तो इस रूप में रहेगी मेरी मुकर्रर की हुई हद बंदी में, फिर तो कुछ नहीं कर पाएगी। नूरंग ने वो बिल्ली इस अजीबो शक्ल वाले आदमी की तरफ बढ़ा दी और बोला, ये भागने ना पाए, इसकी अभी हद बंदी मुकर्रर नहीं हुई। अगर ये भाग गई तो उसे काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मजबूती से पकड़ना सरकश है। उस अजीब सूरत वाले आदमी ने बिल्ली की गर्दन अपने एक हाथ से मजबूती से पकड़ी और दूसरे हाथ से पकड़कर अपने सीने से लगाया हुआ था। दोनों कमरे से बाहर निकले तो अजहर खान स्याह बिल्ली देखकर चौंका। इससे भी ज़्यादा हैरत उसे इस बात पर हुई कि मुकम्मल स्याह बिल्ली की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, उनमें कोई डेला नहीं था,
काले रंग का एक खफीफ निशान भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं इसे ले जा रहा हूँ। रानी के साथ तेरे लिए इसे रखा था ताकि कहर रानी की सोच कहीं और ना भटके। रानी को इसके हिसार में दिया हुआ था और ये मेरी गिरफ्त में थी। इसने कई बार सरकशी करने की कोशिश की। मैं इसे काबू कर लिया करता था, लेकिन अब ये हाथ से निकलने ही वाली थी और अगर मैं इस वक्त ना आता तो इस हवेली में कुछ ना बचता। नूरंग ने कहा, ये ऐसी तबाही मचाती कि सब कुछ तबाह हो जाता। ये वो है, अजहर खान ने स्याह बिल्ली की तरफ देखते हुए कहा, जिसकी आंखें सफ़ेद थी, बिल्कुल सफ़ेद, चमकती हुई। हाँ, ये रिमशा है, लेकिन मेरी काबू की हुई चुड़ैल। जो वाक़या अभी हुआ उसे भूल जाओ। रानी को तुम हवेली में ले आए हो, अब उसे शादी करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं। जितनी जल्दी हो सके उसे अपना लो, रास्ते साफ हैं। नूरंग ने कहा और जाने के लिए चल पड़ा। उसके आगे रिमशा का कोई भी बहाना कर देना। कुछ खा पी लें, अजहर खान ने कहा। अभी वक्त नहीं आया, नूरंग ने चलते चलते कहा। वो अपनी पजारों में बैठा और हवेली से बाहर निकल गया। नूरंग की पजारों उस गांव से बाहर निकल गई थी। अचानक उस अजीब शक्ल वाले आदमी को एक झटका लगा। स्याह बिल्ली ने अपने आप को छुड़ाने के लिए ऐसा किया था और वो कामयाब भी हो गई। दूसरे ही लम्हे पजारों के दरवाजे का शीशा एक छनाक से टूटा। स्याह बिल्ली ने बाहर जिस्त लगाई और सड़क अबूर करके मैदान में भाग खड़ी हुई। नूरंग के कहने पर फौरन पजारो रोकी गई। नूरंग ने परेशान होकर उस अजीबो सूरत वाले आदमी को गुस्से से हुक्म दिया, पकड़ो इसे, ये भागने ना पाए, वरना हमारे लिए ये तबाही खड़ी कर देगी। रानी का खून पी जाएगी और अजहर खान को। नूरंग ने इतना कहा, वो अजीब सूरत वाला आदमी पजारों से बाहर निकला और बिल्ली के पीछे भागने के लिए जैसे ही उसने सड़क अबूर करनी चाही, एक तेज रफ्तार कार आई और पूरी कुव्वत से उस अजीब वाल शक्ल वाले आदमी के साथ टकराई। वो आदमी कार से टकराते ही तहलील हुआ, कार फराटे से गुजर गई। कार चलाने वाला खौफजदा हो गया कि ये कैसे हो गया। उसी खौफ में वो कार को संभाल ना सका। उसकी कार बेकाबू होकर कच्चे में उतरी और एक दरख्त से जा टकराई, जबकि वो अजीब शक्ल वाला आदमी बिल्ली की तलाश में भाग रहा था। रात के इस अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। वो किसी कुत्ते की तरह सूंघ रहा था और एक जगह से दूसरी जगह की जानब भागता जा रहा था। वो इसी रास्ते पर जा रहा था जहां से अभी अभी स्याह बिल्ली भाग कर गई थी। एक जगह वो रुक गया। मुकम्मल अंधेरा था, हाथ को हाथ सुझाई ना दे रहा था, लेकिन वो अजीब सूरत वाला जैसे अंधेरे में देखने की भी सलाहियत रखता था। वो गर्दन घुमा कर देख रहा था। अचानक सरसराहट हुई और स्याह बिल्ली एक दरख्त के ऊपर से किसी तीर की तरह उस अजीब शक्ल वाले आदमी के सीने की तरफ बढ़ी और आनन फानन उसके सीने पर सवार होते ही अपना पंजा दिल की ऐन जगह पर प्यूसत कर दिया। उस अजीब शक्ल वाले आदमी के मुंह से एक दिल खराश चीख बुलंद हुई। खून की फवार छूटी और यकदम बिल्ली का पंजा उसके सीने से बाहर निकला। उसके पंजे में उस अजीब शक्ल वाले आदमी का दिल और खून था। स्याह बिल्ली ने वो दिल दूर फेंक दिया। वो अजीब शक्ल वाला आदमी तड़पा और ज़मीन पर गिर गया। स्याह बिल्ली भागी जैसे वो खुश्क पत्तों पर दौड़ रही हो, जबकि वहाँ ज़मीन पर खुश्क पत्ते नहीं थे और अंधेरे में कहीं गुम हो गई। नूरन अपनी पजारों के पास खड़ा था। दिलखराश चीख उसके समाज से टकराई। उसने तफक्कर अमीज लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा, भाग गई। अब ये पहले रानी और फिर अजहर खान की तरफ बढ़ेगी, इसे कमज़ोर करने की कोशिश करेगी। बहुत सरकश है कमीनी, इसे काबू करना होगा। नूरंग ने अपने ड्राइवर से कहा कि वो अजहर खान की हवेली की तरफ जाए। पजारो का एक बार फिर अजहर खान की हवेली में थी। जैसे ही अजहर खान को उसके आने की इत्तला मिली, वो भागता हुआ बाहर निकला। आ जाएं, अंदर आ जाएं, अजहर खान ने फ़ौरन कहा। नहीं, बैठने का वक्त नहीं है, वो भाग गई है। वो शुरू से ही सरकश थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से काबू किया हुआ था। वो बिल्ली की सूरत में है और उसी शक्ल में रहेगी। तुम होशियार रहना, वो तुम्हारी इस हवेली की तरफ आएगी, नूरंग ने कहा।
अजहर खान के जिस्म में सरासीमगी फैल गई। वो इधर क्यों आएगी? वो रानी को मार देना चाहती है। वो कई बार मुझसे ये बात कह चुकी है कि वो उसके हुस्न से जलती है और तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि तुम मेरे ख़ास तरीन आदमी हो और तुम्हें वो कमज़ोर करने की कोशिश करेगी। मैं उसे काबू में करने की कोशिश में रहूँगा, लेकिन उसके साथ कुछ ताकतें इस मकान से मिल गई हैं जो उसकी मदद करेंगी। वो बिल्ली की सूरत में है। वो कब और कहाँ से इस हवेली में दाखिल हो जाएगी क्या पता चलेगा, अजहर खान ने तशवीश से कहा। वो स्याह बिल्ली अपनी सफ़ेद आँखों से पहचानी जाएगी, लेकिन एक पहचान और भी है उसकी, नूरंग ने कहा। वो क्या? अजहर खान ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तुमने कभी बिल्ली को चलते हुए देखा है? जब वो चलती है तो उसके पाँव से कैसी आवाज़ निकलती है? नूरंग ने उसकी तरफ देखा। मैंने उसे चलते हुए देखा है, लेकिन उसके पाँव से चलते हुए कोई आवाज़ नहीं निकलती। जब वो चलती है तो कोई आवाज़ पैदा नहीं होती, अजहर खान ने कहा। नूरंग ने कहा, लेकिन ये जब भी चलेगी, फर्श हो, कालीन हो, कैसा भी रास्ता हो, उसके चलने से सरसराहट पैदा होगी, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो, जैसे हवा की वजह से पत्तों का रगड़ के आवाज़ देना हो। ऐसी आवाज़ उसके चलने से आएगी। तुम होशियार रहना, रानी की उससे हिफाजत करना और सरसराहट पर अपने कान लगा कर रखना, बल्कि अपने मुहाफ़िज़ों को भी ये बताना कि जैसे ही वो किसी बिल्ली की सरसराहट सुने उसे गोली से भून दें। उसके बावजूद तुम घबराना नहीं। मैं उसे हर मुमकिन काबू करने की कोशिश करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, अजहर खान ने कहा। एक बात याद रखना अजहर खान, रानी ख़त्म तो तू भी ख़त्म, नूरंग ने उसकी तरफ देखकर कहा। मैं रानी की हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करूँगा, अजहर खान ने बिला खौफ कहा। नूरंग बताने के बाद उस हवेली से बाहर निकल गया। वो बड़बड़ा रहा था, मेरे ख़ास आदमियों को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी वो कमीनी, ताकि मैं भी कमज़ोर हो जाऊं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रानी जितने गांव में आने के लिए पुरजोश थी और अजहर खान को देखकर वो जिस कदर उसे पसंद करने लगी थी, उसकी बीवी मारिया के बारे में जानकर वो उतनी ही अफसुर्दा हो गई। मारिया उससे बड़ी चाह से मिली, उसे खाने के लिए फल दिए, बातें की और भरपूर हवेली का चक्कर लगाकर एक एक कमरा उसे दिखाया। ऐसी बड़ी और खूबसूरत हवेली उसने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। ऊपर छत पर ले जाकर मारिया ने दूर तक सरसब्ज़ो शादाब ज़मीन दिखाने की कोशिश की जो रात के अंधेरे में गुम थी। वो बताना चाहती थी कि यह सारी ज़मीन उनकी है। एक एक हुक्म के लिए नौकर चाको चौबंद खड़े थे। मारिया किसी मलका की तरह उस हवेली में नौकरों को हुक्म दे रही थी। रानी सब कुछ देख रही थी, उसे सब ख्वाब जैसा ही लग रहा था। रात का खाना खा चुका था, अजहर खान के तीनों बच्चे भी मौजूद थे। तब रानी ने कहा, रिमशा कहाँ है? अजहर खान इस वक्त खाना खाने के लिए आ रहा था। उसने कहा, उसे मिर्ज़ा फाजली लेकर गया है। कहाँ? रानी ने पूछा। अजहर खान ने मारिया की जानब देखा और फिर कहा, मारिया, जब हम आ रहे थे तो एक अजीब वाक़या हो गया था। उसके बाद उसने इख्तिसार से वो वाक़या सुनाया और फिर कहा, रिमशा को ना दिखने वाली मखलूक ने अपने काबू में कर लिया है। मिर्ज़ा फाजली अभी उसे बाबा जी के पास लेकर गए हैं। वो हमारे ख़ानदानी बाबा जी हैं और वो कुछ ऐसा बता रहे हैं कि वो फ़िलहाल हवेली में नहीं आ सकती। शुक्र है कि हम बच गए हैं। रिमशा ठीक तो है? रानी ने परेशान होकर पूछा। हाँ, वो ठीक है, फ़िक्र की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम खाना खाओ, अजहर खान ने कहा और वो सब खाना खाने लगे। रानी को रिमशा के बगैर रहने की आदत नहीं थी और फिर अजनबी माहौल भी कुछ गालिब था। जब तक रिमशा उसके साथ थी, उसकी सोच, अक्ल और ज़ुबान रिमशा के काबू में थी। वो वही सोचती और बोलती थी जो रिमशा चाहती थी और जो रिमशा को हुक्म होता था। लेकिन अब रानी उदास हो गई। सबसे बड़ी उदासी तो उसे ये थी कि अजहर खान की बीवी थी और उसके बच्चे भी थे। उसे लगा जैसे उसका ख्वाब टूट गया है। खाना खाने के बाद रानी उस कमरे में चली गई जो उसे दिया गया था। वो रिमशा के बारे में सोचने लगी। वो वीरान जगह का मकान उसकी निगाहों के सामने आ गया।
रिमशा को किसी कुव्वत ने अपने हिसार में ले लिया था और उसकी क्या हालत हो गई उसके बारे में अजहर खान ने तफसील से नहीं बताया था। अचानक वो डर गई। कमरे के गहरे सकूत में अचानक उसका मोबाइल फ़ोन बोल पड़ा तो वह चौंक कर डर गई। फ़ोन फहद ने किया था। कुछ देर तक रानी स्क्रीन की तरफ देखती रही और फिर उसने फ़ोन ऑन किया। हेलो रानी, फहद की आवाज़ उभरी। हाँ बोलो फहद, तुमसे बात करने के लिए दिल चाह रहा था। क्या कर रही हो? फहद बड़े रोमानवी मूड में था। कुछ खास नहीं, सोने की तैयारी कर रही हूँ, रानी ने जवाब दिया। वह उससे बात करना नहीं चाहती थी। कल मेरी सालगिरह है, तुम मेरे साथ डिनर करोगी? फहद ने कहा। उसका लहजा ऐसे था जैसे वो उसे हुक्म दे रहा हो। नहीं, मुश्किल है। डिनर नहीं तो फिर लंच कर लेना, हम एक साथ केक काटेंगे, फहद ने कहा, और कुछ वक्त साथ गुजारेंगे। मैं नहीं आ सकूंगी, रानी ने दो टोक कहा। तुम्हें आना होगा रानी, मैंने अपनी सालगिरह में सिर्फ तुम्हें बुलाया है और किसी को नहीं। फहद के लहजे में यकदम तगय्युर आ गया। फजूल बात मत करो, रानी ने कहा और अपना मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ही बंद कर दिया। रानी ने मोबाइल एक तरफ रखा और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। अजहर खान खाना खाने के बाद हवेली से बाहर निकल गया। उसने बाहर हिफाजत के लिए खड़े अपने 8 मुहाफ़िज़ों को बुलाया और कहा, एक अजीब काली बिल्ली को मैंने देखा है। वो बिल्कुल स्याह है लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हैं और जब वो चलती है तो उसके पैरों से सरसराहट की आवाज़ पैदा होती है। समझे हो ना सरसराहट क्या होती है? हाँ समझते हैं, सब ने यक ज़ुबान होकर कहा। वो ख़तरनाक बिल्ली है। जैसे ही कहीं सरसराहट हो, कुत्ते ज़्यादा भौंकने लगे या किसी को भी वो बिल्ली दिखाई दे तो उसे गोली मार दो और होशियार रहना। अजहर खान ने सबको ताकीद की और फिर अंदर चला गया। सब मुहाफ़िज़ हैरान थे कि वो कैसी बिल्ली है जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हैं, उसके चलने से सरसराहट होती है। ये सोचते ही वो हवेली के इर्द गिर्द अपनी अपनी जगह पर चले गए। कुत्ते पहले से ही छोड़े हुए थे। अजहर खान चलता हुआ रानी के कमरे तक गया और दरवाजे पर जैसे ही दस्तक देने लगा उसका हाथ रुक गया। अंदर रानी किसी से बात कर रही थी और उसे ना आने का कह रही थी। अजहर खान खड़ा सुनता रहा। जब बात ख़त्म हो गई तो कुछ देर मज़ीद खड़ा रहा। उसने सोचा कि ये वो जानने की कोशिश करे कि वो किससे बात कर रही थी, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और अजहर खान अपने कमरे की तरफ चला गया। दिन का उजाला चार सू फैल गया। रानी अपने बिस्तर से एक अंगड़ाई लेकर उठी। बिल्कुल सामने खिड़की थी जिस पर सफ़ेद पर्दा लटक रहा था। सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और कमरा रोशनी में नहाया हुआ था। रानी ने खिड़की खोली तो एक खुशगवार हवा अंदर आई, उसके चेहरे से टकराई। उसके खुले बाल झरने की तरह लहराए। उसने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने दूर तक गांव दिखाई दे रहा था। सरसब्ज लहलाते हुए खेत, झूमते हुए दरख्त, फिजा में अपनी मधुर आवाज़ बखेरते हुए परिंदे। रानी को सब देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अब गांव देखा था। नाश्ते के बाद मारिया उसे हवेली से बाहर ले गई। 4 दीवारी में खड़ी हवेली कोई शाहकार मालूम हो रही थी। उसके बाद जीप में वे उसे गांव घुमाने के लिए ले गई। अपनी ज़मीन दिखाई, बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म दिखाए, जानवरों का फार्म हाउस दिखाया जहां बेहतरीन नस्ल की भैंस और गाय के अलावा बकरे भी थे। मुर्गियों की वो नस्ल थी जो उससे पहले उसने कभी नहीं देखी। वो अजहर खान का गांव मालूम नहीं होता था। लगता था वो उसकी रियासत है, उस जगह उसकी हुकूमत है और मारिया के इख्तियार में सब कुछ है। एक लम्हे के लिए रानी को लगा जैसे उसकी जगह मारिया ने ले ली हो। उसे जहां उस पर रश्क आया, एक नफ़रत का अंगारा भी भड़का और उसकी जलन उसने अपने दिल में महसूस की। मारिया उसे जहां भी लेकर जाती, उनके मुलाजमीन उनके आगे पीछे मुतहरक हो जाते, झुककर सलाम करते। वो सब देखकर रानी के जहर में तगय्युर पैदा हो गया। कुछ भी था, अजहर खान एक बड़ी रियासत का मालिक था। कहीं क्या नहीं था उसके पास, वो यही सब कुछ चाहती थी। अजहर खान की तरफ उसका दिल फिर से माइल हो गया। वो तस्वर में अपने आप को मारिया की जगह देखने लगी।
दोपहर के खाने का एहतमाम एक ऐसी खुली फिजा में था कि रानी उस जगह को बार बार देख रही थी। अजहर खान भी वहां आ गया। तीनों ने मिलकर खाना खाया, बातें हुई, रानी भी हंसती रही। अजहर खान से कई बार आंखें चार हुई। वो अच्छा बोलता था, उसकी शक्ल सूरत ऐसी थी कि वो शहजादा लगता था। रानी जब भी उसकी तरफ देखती, उसका दिल जैसे उसके इख्तियार में नहीं रहता था। बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो गया। मारिया जाने के लिए उठी तो रानी ने कहा कि वो अभी कुछ देर और यहाँ रहना चाहती है। मारिया ने एक निगाह रानी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर अजहर खान से बोली, और तुम? मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। रानी के पास मासी रहेगी और जब ये चाहेगी हवेली वापस ड्राइवर छोड़ देगा। यहाँ मुहाफ़िज़ भी हैं, डरने की बात नहीं। अजहर खान ने कहा और अपनी जीप की तरफ चल पड़ा। मारिया भी कार में बैठी और चली गई। रानी अकेली ही वहाँ बैठी रह गई। नौकर दाएं बाएं काम में लग गए। रानी का बंद मोबाइल हवेली में ही था। उसकी माँ और बाप बार बार उससे राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोबाइल बंद था, जबकि रानी उससे बेखबर थी। जबकि फहद की तो उंगली ही उसका नंबर दबाने पर लगी हुई थी। जब भी वो बंद मोबाइल की आवाज़ सुनता, उसका गुस्सा आसमान से बातें करना लगता। जनून आतश फशां बन रहा था, सांस फूल रही थी। रानी अपने ख्यालों में मखमूर कि अचानक अजहर खान की जीप वापस आई। वो जीप से उतरकर रानी की तरफ आने लगा। रानी ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर अयां हुई और दूसरे ही लम्हे मुस्कुराहट मादूम हो गई। मैंने सोचा कि हम में से एक को तुम्हारे पास ज़रूर होना चाहिए। मारिया तो चली गई, इसलिए मैं आ गया हूँ, अजहर खान ने कहा और पास ही कुर्सी पर बैठ गया। मुझे लगता था कि आप वापस आएंगे, रानी ने मुस्कुराकर कहा। फिर तो आपको बहुत अच्छा लगा था, अजहर खान कहकर हंसा। रानी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं अभी और गांव देखना चाहती हूँ, मुझे गांव दिखाएंगे आप? एक बात कहूँ रानी, अजहर खान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जी कहें। रानी ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर अपनी निगाहें वहाँ से हटाई नहीं थीं। तुम रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके गांव क्यों नहीं देखती हो? अजहर खान ने मतानत से कहा। वो कैसे? रानी ने फिर कहा, मैं बात घुमा कर करने का आदी नहीं हूँ। बात घुमाने का मतलब है वक्त ज़ाया करना। जब बात घुमाते घुमाते उसी जगह आना है तो फिर बात उसी जगह से ही क्यों ना शुरू की जाए? अजहर खान ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं, रानी ने इससे इत्तफाक करते हुए कहा। रानी, ये गांव, इस गांव की ज़मीन जायदाद, पैसा, सब कुछ का मैं अकेला मालिक हूँ, बिल्कुल अकेला। तुम ज़मीन जायदाद को किसी मेहमान की हैसियत से मत देखना, मालकिन बनकर देखना। रानी नादान नहीं थी, वो इसकी बात का मतलब ना समझती। वो दिल ही दिल में मुस्कुराई। अब मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैंने तुम्हें देखा और तुम में खो गया। तुम मुझे पहले नहीं मिली, वरना खैर तुम मुझसे शादी कर लो, अजहर खान ने बिला तामल कहा। रानी ने उसकी इस तरफ मतानत से देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, मारिया की हवेली में उसकी सौकन बनकर चली जाऊं। शहर लाहौर के इलाके डिफेंस में मेरा एक बंगला है, वहाँ किसी रानी की तरह रहो, अजहर खान ने पेशकश की। रानी अपनी जगह से उठी और एक तरफ मोड़ के जोड़े को भागते हुए देखने लगी। उसने सोचा कि किस्मत उसके सामने खड़ी है। उसकी माँ एक डॉक्टर का रिश्ता उसके लिए तलाश किए बैठी है, जो चंद हज़ार रुपये माहाना कमाता है। उसका इनकार करेगी तो वैसा ही कोई और रिश्ता माँ तलाश करके ले आएगी, जबकि उसके ख्वाब की ताबीर सामने थी। उसने कहा, लेकिन मेरा ख्वाब ये सब कुछ है, तो यहाँ रहो, इस हवेली में, इस ज़मीन पर, जायदाद पर तुम राज करो, मैं तुम्हें किसी रानी की तरह रखूँगा, अजहर खान ने जल्दी से कहा। मारिया मुझे राज करने देगी? रानी ने कहा। मारिया अलग हवेली में रहेगी, अजहर खान ने कहा। तुम जहाँ रहना चाहो रह सकती हो, सब कुछ तुम्हारा होगा। रानी ने कुछ खामोशी के बाद कहा, एक नियाम में दो तलवारें रखने की बजाय मैं चाहूँगी कि एक तलवार को तोड़कर दूसरी को रखने के लिए उसकी जगह दे दी जाए तो अच्छा है, रानी ने कहा और ड्राइवर की तरफ चली गई, जो कार के पास खड़ा था। उसने हवेली जाने के लिए कहा और कार की पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर कार चलाता हुआ उस जगह से बाहर ले गया। अजहर खान उसी जगह से जाता हुआ भी देख रहा था और सोच भी रहा था। वो होले से मुस्कुराया।
रानी कार में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने ये सब कुछ पाने का इरादा कर लिया। उसने ये तय कर लिया कि वो किसी की भी परवाह नहीं करेगी, किसी से कोई मशवरा नहीं लेगी, अपनी ज़िंदगी का वो खुद फैसला करेगी। वो अपनी ज़िंदगी की मालकिन है, वो उसमें किसी की मदाखलत पसंद नहीं करेगी, ख्वाह उसकी फैमिली ही क्यों ना हो। जो ख्वाब वो देखती थी उसकी तामीर उसके सामने थी। वो उसे पाने का मुस्मिम इरादा कर चुकी थी। रानी अपने कमरे में आई तो उसकी अचानक नज़र अपने बंद किए हुए मोबाइल पर पड़ी। उसने फ़ौरन मोबाइल ऑन किया और अभी 1 मिनट नहीं गुजरा था कि फहद का फ़ोन आ गया। हेलो, रानी ने फ़ोन कान को लगा कर कहा। रानी, मैंने तुम्हें कहा था कि आज मेरी सालगिरह है और तुम हो कि अपना मोबाइल फ़ोन रात से बंद किया हुआ है। अब तुम जल्दी करो और मुझे मिलो, हम एक साथ केक काट रहे हैं। फहद एक ही सांस में बोला। फहद, मैंने रात को भी कहा था कि मैं नहीं आ सकती। क्यों? वो तकरीबन चीखा। मैं सारी रात एक पल के लिए भी नहीं सोया। मैं तुझे फ़ोन करता रहा हूँ, हर बार इस उम्मीद से कि इस बार तुम्हारा फ़ोन खुला होगा। मैं कहीं और हूँ, रानी ने कहा। ये ही नहीं बल्कि आइंदे वाली सालगिरह में भी तुम अकेले मनाना। कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं आ रहा हूँ, फहद ने जल्दी से कहा। और देखो, ऐसी कोई बात मत करो, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तुझे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। और एक बात याद रखो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। रानी ने कहा, भाड़ में जाओ तुम। क्या कहा तुमने? तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? और जो हमारी मुलाकात हुई थी, तुमने मेरे साथ दोस्ती की थी। और वो यकदम बोला, वो झूठ था। रानी ने कहा, वो झूठ नहीं था, तुम उसे झूठ मत कहो वरना। वो चीखा। वरना क्या होगा? मुझे मार दोगे? रानी ने मतानत से कहा।